So today we'll talk about hurt and grievous hurt. So authors of the IPC in context of hurt had to say something in note M, page number 151, and they said many of the offences which fall under the head of hurt also fall under the head of assault. A stab, a blow which fractures the limb, the flinging of boiling water over a person are assaults, and are also the acts which causes bodily hurt. But bodily hurt may be caused by many acts which are not assault. A person, for example, who mixes a deleterious potion and places it on the table of another, a person who conceals scythe in the grass on which another person is in the habit of walking, a person who digs a pit in a public path intending that other may fall into it, may cause serious hurt and may be justly punished for causing such hurt. But they cannot, without extreme language to the violence, can be said to have committed assault. We therefore propose to designate all pain, disease and infirmity by the name of hurt. तो ये ऑथर्स ऑफ द कोर्ट ने सेक्शन 319 के बारे में कहा. और सेक्शन 319 क्या बोलता है? Whoever causes bodily pain, disease or infirmity in any person is said to cause hurt. तो अब किसी को थप्पड़ मार देना, किसी के बाल नोच लेना, किसी को लेटर सपोज एक सिंपल सी लात मार देना, ये सारी जो चीज़ें ये हर्ट की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगी. ठीक है, तो ये तो आप फिज़िकल फोर्स का यूसेज तो आप समझते ही हैं. साथ में लेटर सपोज कि कोई किसी के खाने में कोई पॉइजनस सब्सटेंस मिला देता है. वो पॉइजनस सब्सटेंस ऐसा नहीं है जो जान ले सकता है, पर वो ऐसा है जो सीवियरली सिक कर सकता है, तो भी वो इस कैटेगरी में आएगा. हालांकि वो हर्ट कहलाएगा पर उसका पनिशमेंट 328 में होता है. ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंस के लेके थोड़ा अलग सा प्रोविज़न है, आईपीसी ने क्रिएट किया है. तो ये सारी चीज़ें हर्ट की कैटेगरी में जाती हैं प्राइमरली. अच्छा, हर्ट में कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से आती है? कभी कभी होता है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के केस में एक्चुअली केस निकलता है सिंपल हर्ट का. ठीक है, देखिए मेयरली डेथ कॉज हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो कल्पेबल होमिसाइड हो गई. यू शुड नो दिस आफ्टर दी लेक्चर्स ऑन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि उसके लिए एक रेक्विजिट इंटेंशन और नॉलेज होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी लायबल अंडर दोज प्रोविजंस. तो एक आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ कि एक केस में क्या हुआ कि अक्यूज्ड विद अ व्यू टू चैस्टाइज हर डॉटर हु वाज एज्ड अराउंड 8 to 10 years gave her a kick on the back and 2 slaps on the face. As a result of it she died. In this case accused was held guilty of causing hurt. क्यों? क्योंकि जो ब्लोज थे, ब्लोज अपने आप में इतने सीवियर नहीं थे, लेकिन क्या था कि डेलिकेट बॉडी होने की वजह से एंड देयर वर सम अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स आल्सो विद हर. ड्यू टू दैट शी डाइड, एंड व्हेन शी डाइड इन पे चार्ज लगा था कल्पेबल होमिसाइड का. बट द प्राइवी काउंसिल व्हाट इट फाउंड दैट the requisite intention in order to make that person liable under 299 and 300 was missing. तो ये केस था एक सिंपल हर्ट का कि मेरे लिए किसी को थप्पड़ मारा था, उसने लात मार दी थी, थोड़ा ज़्यादा फोर्स से मार दी थी, बट वहाँ पे इंटेंशन टू किल नहीं था, ना नॉलेज थी कि ऐसी हरकत जान ले सकती है. तो ध्यान रखिएगा, डिजीज्ड स्प्लीन के भी मैटर्स ना सबसे ज़्यादा हर्ट में ही फॉल करते हैं. अब डिजीज स्प्लीन को भी लेके एक इलस्ट्रेशन ले लीजिए. रणधीर सिंह 1881 का में रिपोर्ट हुआ था ये. इसमें अक्यूज्ड कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन थ्रोइंग अ पीस ऑफ ब्रिक एट हिम. डिसीज पर्सन पे पत्थर फेंका और उसने उसके स्प्लीन वाले रीजन पे पत्थर हिट कर गया. उसकी वजह से स्प्लीन रप्चर हो गई, इंटरनल हैमरेज से वो मर गया. और स्प्लीन वॉज ऑलरेडी डिजीज्ड. दिस फैक्ट वॉज नॉट नोन टू द अक्यूज्ड. ही वॉज held liable for hurt only क्योंकि requisite intention and knowledge required under section 299 was missing in this case also. तो बेशोर पेवा जो 1872 का केस है और रणधीर सिंह जो 1881 का केस है, दोनों इस पॉइंट पे थोड़े लोकस क्लासिकल्स हैं. आप इन दोनों केसेस को इलस्ट्रेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में. तो इन दोनों केसेस में कोर्ट ने पाया कि 299 का एक भी इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि इन दोनों ही केस में इंटेंशन गायब था. दूसरा, जो ब्लो जिस फोर्स से उन्होंने इन्फ्लिक्ट किया था, अगर उसी फोर्स से वो किसी हेल्दी पर्सन को इन्फ्लिक्ट करते तो वो मरता नहीं, उसको सिर्फ एक हर्ट होती.
तभी इनको हर्ट का पनिशमेंट मिला, क्योंकि कोर्ट ने देखा कि उस ब्लो को देने का इंटेंशन क्या था, उस ब्लो को देने का इंटेंशन हर्ट करने का था. दैट इज़ वाई दे आर नॉट हेल्ड लाइबल इन कल्पेबल होमिसाइड और इन द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर. अब वही रणधीर सिंह के केस में मान लीजिए उसको पता होता कि अगर मैं पत्थर उधर फेंकूंगा तो उसकी स्प्लीन रप्चर हो जाएगी, मर जाएगा, तो ऐसे केस में तो फिर वो लायबल हो जाता मर्डर के लिए, बिकॉज हेयर द ऑफेंडर नोज दैट बाय इन्फ्लिक्टिंग अ पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ. तो ऐसे में वो लायबल हो जाएगा. और इसमें इंटेंशन भी है, उसको पहले से ही बात पता है. सिमिलरली एक और इलस्ट्रेशन ले लीजिए, द केसेस ऑफ मराना गौर्दन. In this case, it was reported in AIR 1941, Madras High Court का केस है, page number 560. Here the accused demanded 1 anna from the deceased, which the latter owed to him. तो मतलब accused creditor था और deceased debtor था. The deceased promised to pay the amount later. Thereafter, the accused kicked him twice on the abdomen, and the deceased collapsed and died. In this case, what happened? The accused was held guilty of causing hurt, as it could not be said that he intended or knew that kicking on the abdomen was likely to endanger life. तो वहाँ पे भी intention requisite नहीं मिला, ना knowledge मिली, so that is why he was held liable for hurt. वैसे ही एक केस है अनीस बेग वर्सेस एम्परर का, ये भी लोकस क्लासिकस है, 11 अगस्त 1923 को डिसाइड हुआ. ठीक है, तो इसमें जो अपील गई थी कोर्ट के पास वो थी अंडर सेक्शन 328. तो आपको पता है कि जब पॉइजन मटेरियल से हर्ट कॉज की गई है तो उसका कन्विक्शन 328 में होता है. तो उसको साबित करने के लिए तो पहले तो आपको हर्ट साबित करना पड़ेगा बाय द यूसेज ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस. तो इस केस में क्या हुआ था कि जो अक्यूज था अनीस बेग, वो एक लड़की थी, उसको बहुत पसंद करता था, मुसम्मत चंदो को. अक्यूज की एज थी 16 साल और जिसको वो पसंद करता था, जिससे इन्फैचुएटेड था, उसकी एज थी 12 साल. तो उसने कहीं से सुना होगा कि अगर वो पॉइजन कह रहा हूँ, एक मिठाई है जिसके अंदर, जिसको अगर कोई खा ले तो जो खिला रहा है वो उसके प्यार में पड़ जाएगा. सो इट वॉज अकिन टू अ लव पोशन, ठीक है, और अ लव स्वीट मील, समथिंग लाइक दैट. सो द अक्यूज्ड यूज्ड टू बिलीव इन ऑल दीज सुपरस्टिशियस थिंग्स. सो व्हाट ही डिड, ही एम्प्लॉयड अ पर्सन नेम्ड कन्हैया and said that take these sweets. ठीक है, उस स्वीट्स में धतूरा मिला हुआ था. अब इनको नहीं पता है अनीस बेग को कि वो जो धतूरा है वो कोई लव पोशन नहीं है, वो पॉइजन है. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो अनीस बेग थे उन्होंने कन्हैया से बोला कि जाओ जाके पॉइजन स्वीट मील्स बांटाओ मुसम्मत चंदो के घर पे. जब वो बांटे वहाँ पे जाके सबने खाया तो सबको धतूरा पॉइजनिंग के सिम्टम्स दिख गए, हेलुसिनेशन होने लगे, डिल्यूजन होने लगे. डॉक्टर आए सीन पे और फिर डॉक्टर ने कंक्लूड किया कि द इफेक्ट्स आर ऑफ धतूरा पॉइजनिंग, एंड पर्टिकुलरली द डॉक्टर नोटिस दैट द प्यूपिल्स ऑफ दीज पर्सन्स आर ऑल्सो डायलेटेड, एंड he categorically recorded that somebody has fed them dhatura. Eventually Anis Beg was caught. What did the court say? The court said the word hurt is, इस केस में कोई मरा नहीं था, ये भी मैं बता दूँ आपको, सिर्फ पॉइजनड हुए थे, nobody died. Court said the word hurt is defined in section 319 of IPC as meaning either bodily pain, disease or infirmity to any person. The bodily pain or infirmity obviously may either be temporary or permanent. If a person by administration of a drug is thrown into delirium and with the possible risk of falling into a coma and becoming unconscious for the time being, it is clear that both bodily pain and infirmity are caused. Infirmity has been defined by one author as inability of an organ to perform its normal function. Infirmity की definition पे गौर करिएगा. Inability of an organ to perform its normal function, which may either be temporary or permanent. In my opinion, the learned judge said, in my opinion, this definition seems to be correct. Under the circumstances, there can be no doubt that the accused must be deemed to have knowledge that administration of a drug was likely to cause hurt within the meaning of section 319 of IPC,
and it is very fortunate that none of these persons who took the poisonous paras died, and the result is that this appeal fails and is accordingly dismissed. अपील किस सेंटेंस से थी, किस सेक्शन में कन्विक्शन हुआ था अनीस बेग का? सेक्शन 328 पे। इस पे व्याख्या किस चीज़ की प्राइवेट काउंसिल ने? इट हैज़ एक्चुअली elaborated अपॉन सेक्शन 319 ऑफ IPC. So remember these definitions are very important. ये definitions ध्यान में रहेंगी, you will never go wrong. और ये definition ही आपको एग्जाम में कोट करनी है. Theoretical states में आपको कोई बहुत बड़ा मास्टर नहीं बनना, आपको बस यही सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है. And you need to quote the locus classicus. ध्यान रखिए, हायरार्की ये है, बेयर एक्ट के इंग्रेडिएंट्स ये टॉप प्रायोरिटी, उसके बाद ये मीनिंग्स, ये इस पे आप अपने वर्ड से एलैबोरेट करिए, या अगर आप ये याद कर सकते हैं तो अपने तो याद करके लिख दें तो दैट इज़ वेरी गुड. और थर्ड चीज़ है इलस्ट्रेशन. आपका आंसर में आपको मेजॉरिटी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और उससे ज़्यादा मिल जाएंगे, दैट इज़ गारंटीड. बस ध्यान रखिएगा, इस ऑर्डर में से कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होना चाहिए. बेयर एक्ट से शुरू होता है, बेयर एक्ट, देन केस लॉज, देन कंक्लूजन, ठीक है. अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम का एनालिसिस, द लीगल प्रिंसिपल्स, द बेयर एक्ट प्रिंसिपल्स, एंड देन द केस लॉज, देन द कंक्लूजन एंड डिसीजन, ठीक है, अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है. अब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में आपकी अप्रोच फैक्ट्स को मार्शल करने में आपके पास लीवे होता है कि आप फैक्ट्स को देखिए, एनालाइज करिए, और उसके बाद बेयर एक्ट के का रिक्विजिट लीगल पोर्शन देखिए, फिर लीगल प्रिंसिपल्स देखिए, एंड देन कम टू कंक्लूजन. दैट इज़ अप टू यू, ठीक है. बट एज फार एज द केस लॉज ऑफ सेक्शन 319 आर कंसर्न, यही मेन थे, ये मैंने आपको बता दिए, एंड आई थिंक दैट वुड सफाइस एज फार एज हर्ट इज़ कंसर्न. अब हम आते हैं ग्रीवियस हर्ट पे. तो अब मैं बताता हूँ ग्रीवियस हर्ट के बारे में ऑथर्स ऑफ द कोड ने क्या बोला. नहीं, उसी पेज पे जाना है आपको, नोट M के पेज 151. मैकॉले मिनट्स की अगर आपके पास कॉपी है तो यू कैन सी दैट. इफ़ यू डोंट, इट इज़ अ वेरी रेयर बुक, ये मुझे लाइब्रेरी से उठानी पड़ती है. सो इसमें क्या लिखा था पेज 151 में? वी हैव फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन दोज बॉडीली हर्ट्स which are serious and those which are slight. To draw such a line with perfect accuracy is indeed absolutely impossible, but it is far better that such a line should be drawn, though rudely, than that the offences some of which approach in enormity to murder, while others are little more than frolics, which a good-natured man would hardly resent would be classed together. तो ये ऑथर्स ऑफ द कोड के बारे में कहना था. अब उनका कहना था कि ये बहुत मुश्किल है कि ग्रीवियस हर्ट को बहुत परफेक्टली डिफाइन करें या एक परफेक्टली ड्रॉन लाइन रखें, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट कल्पेबल होमिसाइड में भी जा सकती है और ग्रीवियस हर्ट सिंपल हर्ट में भी कन्वर्ट हो सकती है. तो उनको बड़ा कन्फ्यूजन था कि क्या करें, पर उन्होंने सोचा कि कन्फ्यूजन में रहने से अच्छा है कि हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, इवन दो इट इज़ अ रूड लाइन. बाय दैट दे मेंट कि हम एक एक्यूरेटली शायद ना डिफाइन कर पाएँ, हम उसमें सिर्फ इलस्ट्रेटिव चीज़ें बता पाएँ, पर इट इज़ बेटर टू टेल इन दैट सेंस देन टू नॉट टेल एट ऑल. ये उनका कहना था. तो पहली चीज़ आती है ग्रीवियस हर्ट में, वो है इमैस्कुलेशन. व्हाट इज़ इमैस्कुलेशन? इट इज़ डिसमेंबरमेंट और कैस्ट्रेशन ऑफ अ प्राइवेट ऑर्गन, of a private sexual organ of a male person, ठीक है. Now this emasculation can be done by the use of force. It can be used by the blunt weapons as well. It can be used by the emasculation can be committed by the use of sharp edge weapon also. It can be committed by the use of blunt weapon also. It can be committed by the use of violent blows एज वेल, ठीक है. तो आप हाथ पैरों से भी इमैस्कुलेशन कमिट कर सकते हैं, एंड इट इज़ नॉट एट ऑल कन्फाइंड टू जस्ट बाय द यूसेज ऑफ शार्प वेपन्स और एनी सॉर्ट ऑफ ब्लंट वेपन्स, ठीक है. सो एज यू विल सी लेटर दैट मैनी ऑफ द पीपल हैव बीन कन्विक्टेड अंडर ग्रीवियस हर्ट्स डेफिनेशन फॉर कॉजिंग इमैस्कुलेशन. सेकेंडली, प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई. प्राइवेशन का मतलब होता है लॉस और एब्सेंस ऑफ अ क्वालिटी और एन एट्रीब्यूट. तो अगर आँख की रोशनी चली गई, इतना मारा, इतने फोर्स से मारा कि अगर आँख की रोशनी चली जाए किसी भी आँख की, देन दैट इज़ ग्रीवियस हर्ट.
thirdly, permanent privation of hearing of either ear. तो privation का मतलब क्या है? It is loss, deprivation. It is the absence of quality that is naturally present. जब वो चला गया, जो hearing की जो क्वालिटी थी एक कान से चली गई ड्यू टू द यूज़ ऑफ फोर्स और ड्यू टू द यूसेज ऑफ हर्ट, तो ग्रीवियस हर्ट कहलाएगी. ध्यान रखिएगा, ये परमानेंट होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं चलेगा. इट शुड बी परमानेंट, तभी वो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा. फोर्थली है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट. हाथ पैर तोड़ देना, ठीक है, या इतने फोर्स से मारना कि जो अपेंडेजेस हैं बॉडी के, हाथ और पैर जो हैं, लेट अस सपोज, या कोई भी बॉडी का पार्ट है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ यूसेज है वो ख़राब हो जाए, वो फिर आप नॉर्मली कभी भी यूज़ ना कर पाएँ. तो दैट इज़ कॉल्ड द प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट. फिफ्थ है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ पावर्स ऑफ मेंबर और जॉइंट. अब जो फिफ्थ क्लॉज है वो सिर्फ वहीं तक कन्फाइंड नहीं रहता कि मेंबर ऑफ जॉइंट की जो यूज़ करने की एबिलिटी है वो ख़राब कर दी है. अब वो ये कह रहा है कि आपने मेंबर और जॉइंट को डिस्ट्रॉय कर दिया है या परमानेंटली इम्पेयर कर दिया है इस लेवल पे कि वो अब यूज़ ही नहीं हो सकता. फोर्थ क्लॉज में तो किसी भी तरीके से, लेट अस सपोज, आपकी राइटिंग की एबिलिटी अब वैसी नहीं रही है, इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 10 to 25%. लेट अस सपोज अ पर्सन हैज़ ब्रोकन द हैंड ऑफ ए. अगर ए का हाथ तोड़ दिया तो अब ए ने प्रॉपरली लिखने की एबिलिटी खो दी, तो अब विद दैट हैंड दैट हैज़ बीन ब्रोकन, अब वो थोड़ा बहुत ही लिख सकता है, बट ही कैन स्टिल राइट. बट फिफ्थली क्लॉज बताता है कि यू हैव टोटली डिस्ट्रॉयड दैट जॉइंट एंड परमानेंटली इम्पेयर्ड द पावर्स ऑफ दैट मेंबर ऑफ जॉइंट. तो फोर्थ क्लॉज में टेम्पररी इम्पेयरमेंट भी आ जाता है, बट फिफ्थ क्लॉज में परमानेंट इम्पेयरमेंट है और टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेंबर और जॉइंट है. अब सिक्स्थ क्लॉज में परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस. और जो परमानेंट डिसफिगरेशन है, अब आप इसको बेसिकली एसिड अटैक के कंटेक्स्ट में समझते होंगे, बट आफ्टर 2013 326 ए और बी आ गए, दैट दोज डील विद एसिड अटैक केसेस. उसके आने से पहले 320 के 7th क्लॉज में डील होता था, सॉरी 6th क्लॉज में डील होता था. दैट इज़ परमानेंट डिसफिगरेशन of head or face by any means, either through the use of weapons or through the use of equipments, through the use of hands, etc. वो सारा ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आता था. सेवेंथली फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ. तो बोन का डिसलोकेशन, लेट अस सपोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ फाइट ए डिसलोकेट्स द शोल्डर ऑफ बी, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ग्रीवियस हर्ट. If let us suppose A fractures the hand of B, that is what? That is grievous hurt. 8th clause is any hurt which endangers life. अब इसको मार्क कर लीजिएगा, endangers life or which causes the sufferer to be during the space of 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits. तो तीन चीज़ें हैं. पहला है any hurt which endangers life, that is first. यही सबसे complex clause है. Endangers life or which causes sufferer to be during the space of 20 days in severe bodily pain. तो 20 days को मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि क्या पीरियड दिया गया है. मार्क 20 days in severe bodily pain. And third is unable to follow his ordinary pursuit, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में जाएगा. अब ये जो टर्म है ना, endangers life, it is much stronger than the term dangerous to life. अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक ऐसी हर्ट इमेजिन करता है जिसमें एक कैपेसिटी रह जाती है कि वो व्यक्ति की जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उसको जोखिम में डाल दे. वो इस तरीके की हर्ट इमेजिन करती है. लेकिन ऐसा मत समझ लीजिएगा कि आदमी अगर हॉस्पिटल में 20 दिन ही रह गया तो वो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली चला जाएगा. ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा. mere remaining in a hospital as a patient for 20 days or more does not equate with patient remaining unable to follow his ordinary pursuit. वो दोनों अलग अलग चीज़ें. एक आदमी पूरी रिकवरी करने के लिए 20 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में रह सकता है, इवन दो वो अपने ऑर्डिनरी परसूट फॉलो कर लेगा,
लेकिन एक आदमी जो अपने ऑर्डिनरी परसूट फॉलो कर ही नहीं सकता और डॉक्टर ने बोला कि यू हैव टू रिमेन इन द हॉस्पिटल फॉर 20 days एटलीस्ट, वो ग्रीवियस हर्ट की कंडीशन में जाएगा. सो ऑलवेज नो दैट एन इंजर्ड मैन मे बी क्वाइट केपेबल ऑफ फॉलोइंग हिज ऑर्डिनरी परसूट्स long before 20 days are over, and yet for the sake of permanent recovery or greater case or comfort, he may be willing to remain as a patient in a hospital, especially if he is fed at public expenses. तो ये याद रखिएगा, mere remaining at the hospital for 20 days will not entitle a person to claim that he has been inflicted with grievous hurt. No, the hurt that has been inflicted upon him should be of the level where he is unable to follow his ordinary pursuits for 20 days. मतलब अपना नॉर्मल काम ही नहीं कर सकता. अगर लेटर सपोज वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस नहीं जा सकता, वो अगर घर पे इधर उधर टहलता है तो वो नहीं कर सकता. तो हर्ट का जो क्राइटेरिया, ग्रीवियस हर्ट का जो क्राइटेरिया यहाँ पर डिफाइन किया गया है वो है कि सफरर शुड नॉट बी एबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परसूट फॉर एटलीस्ट द स्पेस ऑफ 20 days. दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड. ये बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना. और हर्ट ऐसी होनी चाहिए विच एंडेंजर्स लाइफ, जो जान को जोखिम में ला दे. अब जान को जोखिम में ला देने का मतलब ये नहीं है कि इसका कल्पेबल होमिसाइड का लेवल होना चाहिए. नो, ये वाइडर एक्सप्रेशन है. एंडेंजर्स द हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ का जो एक्सप्रेशन है उसको ऑर्डिनरी सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर वाले क्लॉज से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा जो सेक्शन 300 में है. Those are two different expression. Endangers life is a bit wider and stronger. इसमें कोई भी ऐसी हर्ट आ जाती है जो जान को जोखिम में डाल दे, पर हो सकता है वो हर्ट इस लेवल की ना हो which is ordinary sufficient to cause death in ordinary course of things. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. अब ये सेक्शंस और क्लियर होंगे कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, क्योंकि पनिशमेंट ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का नहीं है, याद रखिएगा, ना पनिशमेंट हर्ट कॉज करने का है. Punishment is there for voluntarily causing grievous hurt and voluntarily causing hurt. ठीक है, तो voluntary causing grievous hurt कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 322 में. अब उससे पहले 321 पढ़ लेते हैं जो कहता है voluntary causing hurt. It says, whoever does any act with the intention thereby causing hurt to any person or knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person and does thereby cause hurt to any person is said to voluntary cause hurt. तो मतलब सेक्शन 321 कह रहा है कि अगर किसी के पास इंटेंशन या नॉलेज है कि उस एक्ट से ही इज लाइकली thereby to cause hurt to any person, उसके बाद इन दोनों की चीज़ों के साथ साथ he does cause hurt, ये ज़रूरी है. तो मतलब इंटेंशन के साथ साथ फिजिकल रिजल्ट रिप्रोड्यूस होना ज़रूरी है. इट मीन्स you had the intention to cause hurt and you actually cause hurt. ठीक है, you had the intention or knowledge to cause hurt and you actually cause hurt, then that can be said to be voluntary causing hurt. Now what is said to be voluntary causing grievous hurt? It's defined as whoever voluntarily causes hurt if the hurt which he intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous hurt, and if hurt which he causes is grievous hurt is said to voluntarily cause grievous hurt. सेक्शन 322 क्या कह रहा है कि वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट सिर्फ इंटेंशन और नॉलेज ही सफिशिएंट नहीं है, उसको वैसी हर्ट बॉडी पे कॉज भी करनी चाहिए. तो ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि अगर आदमी ग्रीवियस हर्ट इंटेंड कर रहा है पर रिजल्ट उसका सिंपल हर्ट आया तो वो ग्रीवियस हर्ट के लिए कन्विक्ट नहीं होगा. और वैसे ही अगर आदमी सिंपल हर्ट इंटेंड कर रहा है और उसका इंटेंशन और नॉलेज ग्रीवियस हर्ट का नहीं है और अफेक्ट हुआ उसका ग्रीवियस हर्ट, तो वो लायबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट करनी चाहिए. पहली कंडीशन क्या है? दैट ही इंटेंड्स टू कॉज और नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज. मतलब ये इंटेंशन और नॉलेज ज़रूरी है. एंड के साथ क्या आ जाता है? इट मीन्स दे आर टू बी रेड कंजॉइंटली. एंड इफ द हर्ट्स विच ही कॉजेज इज द ग्रीवियस हर्ट. मतलब लेजिस्लेचर कह रहा है कि पहले तो इंटेंशन और नॉलेज चाहिए दैट इज़ लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, कि उसको या तो मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए और मैक्सिमम इंटेंशन, और साथ में जो हर्ट उसने कॉज की है वो ग्रीवियस हर्ट एक्चुअली में होनी चाहिए. तभी आप उसको क्या बोलेंगे? ओनली देन यू विल कॉल इट
वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। याद रखिएगा, जो पनिशमेंट है ना वो वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट का है, ग्रीवियस हर्ट और उसका नहीं है, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, अ पर्सन इज नॉट सेट टू वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट एक्सेप्ट when he both causes grievous hurt and intends or knows himself to be likely to cause grievous hurt. But he is set to cause grievous hurt if he intends or knows likely to cause grievous hurt of one kind, he actually causes grievous hurt of another kind. तो एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, एक्सप्लेनेशन भी वही बात कह रही है जो अभी तक मैंने आपको बताई कि ये नेसेसरी है कि उसके पास इंटेंशन और नॉलेज भी होना चाहिए और उसको एक्चुअल में ग्रीवियस हर्ट कॉज भी करना चाहिए। बट साथ में ये भी बताया है उसने कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो मान लीजिए ग्रीवियस हर्ट एक काइंड की इंटेंड कर रहा है और ग्रीवियस हर्ट दूसरे काइंड की हो गई, ठीक है। तो ऐसे मत समझ लीजिएगा कि उसका इंटेंशन इमैस्कुलेशन का था तो इमैस्कुलेशन ही होना चाहिए, नहीं। अगर वो एक काइंड की ग्रीवियस हर्ट इंटेंड कर रहा है और ग्रीवियस हर्ट दूसरे काइंड की हो गई, इवन देन ही विल बी लायबल फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। इलस्ट्रेशन से बात क्लियर हो जाएगी। A intending or knowing himself to be likely permanent to disfigure Z's face gives Z a blow which does not permanently disfigure Z's face, but which causes Z to suffer severe bodily pain for the space of 20 days. A has voluntary cause grievous hurt. In a very simple sense, मैं आपको थोड़ा illustration को और simplify करता हूँ। अब इसमें ए जो है उसके पास इंटेंशन और नॉलेज थी 6th क्लॉज में ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की, जहाँ पे लिखा है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस। उसने उसी इंटेंशन से ब्लो दिया, पर वो 6th क्लॉज की हर्ट अकम्प्लिश नहीं कर पाया, उसने 8th क्लॉज की हर्ट अकम्प्लिश कर ली, ग्रीवियस हर्ट अकम्प्लिश कर ली। तो ऐसे में क्या कहता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट कि इंटेंशन और नॉलेज किस चीज़ की चाहिए, ग्रीवियस हर्ट की चाहिए। अब उसमें क्लॉजेज को नहीं देखता है, इंटेंशन और नॉलेज ग्रीवियस हर्ट की है और तुमने सच में ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दी, चाहे वो जिस भी क्लॉज में फॉल करे, देन यू आर लायबल फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। इट विल डेफिनेटली अपीयर व्हेन यू एनालाइज दीज सेक्शंस दैट द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट्स आर 3 in number. First, grievous hurt as described in section 320 must be first caused. If the hurt actually caused is simple, a person can be held guilty of voluntary causing grievous hurt even if it was in his contemplation. Sorry, if the hurt actually caused is simple, a person cannot be held to be guilty of voluntary causing grievous hurt even if it was within his contemplation, क्योंकि जो cause आया है उसके इंटेंशन से वो grievous hurt का नहीं आ पाया। And you should know, for causing grievous hurt both the grievous hurt must be caused and there should be intention or knowledge that a person intends to cause that grievous hurt. तो अगर वो grievous hurt करना चाहता है पर hurt ही cause कर पाता है, तब भी उसको voluntary causing grievous hurt के लिए punishment नहीं हो सकता। Second, offender intended or knew himself to be likely to cause grievous hurt. If he intended or knew himself to be likely to cause only simple hurt, he cannot be convicted for the offense under section 325 क्योंकि इंटेंशन और नॉलेज मिसिंग है। अब इवन दो कॉज कर दिया है उसने ग्रीवियस हर्ट, पर अब इंटेंशन और नॉलेज मिसिंग है, इसीलिए 322 में दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। सो इन अदर वर्ड्स, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट देयर मस्ट बी complete correspondence between the result and the intention or the knowledge of the accused. That is the third condition. ठीक है। तो ये जो इस पे आप किसी केस को कोट करना चाहते हैं तो पटना हाई कोर्ट का रामबरन महतो वर्सेस स्टेट को कोट कर दीजिए। ये बहुत लोकस क्लासिकस जजमेंट है एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर, और ख़ास तौर से जो भी बिहार जुडिशरी के लिए अपेयर करेंगे और अगर इस पर क्वेश्चन आ गया, ऑलवेज कोटेड, एंड स्पेशली इन थियोरेटिकल स्टेट, यूपी या किसी भी स्टेट में अपेयर कर रहे हैं, दिस इज़ अ लोकस क्लासिकस इन दिस मैटर। सो in other words, I'm continuing further. In other words, the causation of grievous hurt was either in contemplation or was likely the result of the act done. It is the manifest that in the nature of things it is difficult to obtain direct proof that what the offender thought or was likely to happen. And then what does it become? It becomes a question of inference from the nature of the act committed by the offender, his conduct and the surrounding circumstances of the case. When the act that he did in the
process of causing hurt is such that any person of ordinary prudence knows that it is likely to cause grievous hurt, then it may be safely be taken to have intended to cause grievous hurt. कि अगर accused person ऐसी act करता है जिसमें एक person जिसका एक ordinary prudence है, वो उसके पास knowledge होती है कि उसकी act grievous hurt cause कर देगी, then he may be safely taken to have intended or at least known to contemplate grievous hurt. If the act was such that nothing more than a simple hurt could be reasonably be thought likely to ensue from it, then although the grievous hurt may unexpectedly have ensued, the offender can only be convicted for simple hurt. ठीक है, क्योंकि अब ऑर्डिनरी प्रूडेंस में इंटेंशन और नॉलेज मिसिंग है, और यू शुड नो इट इज़ नॉट जस्ट द कॉज बट द इंटेंशन, both should correspond in order to hold a person liable under section 325. सेक्शन 325 में पनिशमेंट है और वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का, जो 7 साल एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन तक है. ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का आंसर, कभी भी इंटरव्यू या किसी से बात कर रहे हैं ना, तो उस सिचुएशन के दौरान हमेशा यही बोलिएगा कि द पनिशमेंट इज़ फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट. अगर लेटर सपोज मैं अपने आर्म स्ट्रेच कर रहा हूँ एंड आई डोंट नो दैट देयर इज़ अ पर्सन बिहाइंड मी एंड आई हैपन टू हिट हिम, तो अब मेरा इंटेंशन और नॉलेज मिसिंग है, बट अफेक्ट हर्ट का हो सकता है, या मैंने इतने फोर्स से हाथ हिट कर दिया कि उसका हो सकता है बोन या टूथ डिसलोकेट हो जाए, लेट अस अज्यूम दैट. तो ऐसी सिचुएशन में मेरा इंटेंशन और नॉलेज लैकिंग है, मुझे थोड़ी ना पता है पीछे से कौन आ रहा है, और ना उस सर्कमस्टेंसेस में कोई ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन अज्यूम कर सकता था कि somebody कैन अपीयर फ्रॉम बिहाइंड यू. तो ऐसी सिचुएशन में इवन दो आई माइट हैव कॉज्ड हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, बट आई हैव नॉट वॉलंटरली कॉज्ड इट, सो आई कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल विद इन दीज सेक्शंस. ये डेफिनेशन जैसे ही आपके दिमाग में क्लियर हो गई, आप बहुत आराम से किसी भी केस में पता लगा लेंगे कि अक्यूज्ड हर्ट या ग्रीवियस हर्ट या किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी है या नहीं है, एज फार एज द प्रोविजन ऑफ हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट आर कंसर्न. तो आप सीधे पनिशमेंट पे आ जाते हैं. सेक्शन 323 में वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट का पनिशमेंट है, whoever except in the case as provided by section 334, जहाँ पे grave and sudden provocation का एक exception है, causes hurt shall be punished with imprisonment for either description of a term which may extend to 1 year or a fine which may extend to 1000 rupees or both. ठीक है, 1 साल का पनिशमेंट मैक्सिमम इन जेल या 1000 रुपये फाइन या दोनों. अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है. दिस इज़ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हर्ट कौन सा ऑफेंस है. अब ज़्यादातर लोग सोचते हैं ये भी कॉग्निजेबली ऑफेंस होगा. दिस इज़ नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, दिस इज़ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल and compoundable. Section 324 says voluntary causing hurt by dangerous weapons or means. Whoever except in the cases provided for section 334, अब ये सारे जो जितने भी प्रोविजन है ना, ये अभी आपको 334 if the case relates to voluntary causing grievous hurt, और अगर grievous hurt की बात होगी तो 335 का एक्सेप्शन डिमांड करेंगे. अब दोनों ही चीज़ क्या कहती हैं? Section 334 is about voluntary causing hurt on provocation, और Section 335 is voluntary causing grievous hurt on grave and sudden provocation. So दोनों में ही 334 में भी grave and sudden provocation है, 335 में भी grave and sudden provocation है. तो वो एक एक्सेप्शन है इन सारे क्लॉजेस का. तो ध्यान रखिएगा आप किसके सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हैं. अब Section 324 पढ़ता हूँ, कहता है voluntary causing grievous hurt by dangerous weapons or means. Whoever, except in the cases provided for section 334, voluntarily causes hurt by the means of any instrument for shooting, stabbing or cutting, or any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death, or by the means of fire, or by heated substance, or by the means of any poison or any corrosive substance, or by the means of any explosive substance, or by the means of any substance which it is deleterious to human body to inhale, swallow or receive into blood, or by the means of an animal, ये last part mark कर लीजिएगा, by the means of an animal,
क्योंकि अक्सर इसी से सवाल आता है, लोग पूछते हैं कि क्या एनिमल के मीन से, मान लीजिए किसी आदमी ने एक डेंजरस एनिमल पाल रखा है और वो आप पे छोड़ दे, तो क्या उसको किस सेक्शन में सज़ा होगी, 323 या 324? उसका आंसर है 324। By the means of an animal shall be punished with imprisonment for a description of a term which may extend to 3 years, fine or with both। ठीक है, 3 साल या फाइन या दोनों, मतलब इट मे एक्सटेंड टू 3 years है। ठीक है, जब भी मैं 3 साल या 5 साल बोलूँ तो ऑलवेज अज्यूम दैट इट इज़ अ मैक्सिमम सेंटेंस, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम सेंटेंस। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देता। अब इंस्ट्रूमेंट जो शूटिंग, स्टैबिंग और कटिंग, लेट अस सपोज यू हैव नाइव्स, यू हैव हैमर्स, यू हैव अदर वेपन्स। ठीक है, फिर बाय फायर और हीटेड सब्सटेंस आप समझ ही गए होंगे, मान लीजिए कोई बम फेंक दे, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस फेंक दे, या लेट अस सपोज कोई करोसिव सब्सटेंस फेंक दे। करोसिव सब्सटेंस क्या है? विच करोड्स। तो एसिडिक सब्सटेंस इस कैटेगरी में भी आ जाते हैं। ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस भेज दे, या ही थ्रोज अ बॉइलिंग पॉट ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल पिघला के उसने फेंक दिया किसी पे, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। इवन दो अगर बच गया आदमी तो इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डेंजरस वेपन्स और मीन्स अंडर सेक्शन 326। बट दोनों में ही सेक्शन में सिमिलैरिटी है। और साथ में अगर मान लीजिए वो किसी डिलीटीरियस या पॉइजनस सब्सटेंस किसी की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है थ्रू इंजेक्शन, या उसको सॉलो करवा देता है, या कोई ऐसी डेंजरस गैस रिलीज़ कर देता है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो किसी को हर्ट करे, डैमेज करे, तो ऐसी सिचुएशन में 324 में उसका कन्विक्शन हो सकता है अगर हर्ट कॉज हुई है। और वहीं ग्रीवियस हर्ट कॉज हो गई इफ़ द ऑफेंडर इंटेंड्स और नोज एंड एक्चुअली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट, देन इन दैट सिचुएशन यही चीज़ का एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन है 326 में। वहाँ पे जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो किस चीज़ का है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक जा सकता है, और विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड ऑल्सो फाइन। तो 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक जा सकता है, और शायद में फाइन रहेगा। ये इंग्लिश वाला और फाइन नहीं है, एंड फाइन है। देयर हैज़ टू बी एंड फाइन, फाइन हमेशा रहेगा इसमें अंडर सेक्शन 326। 324 में जब कन्विक्शन होता है तो 3 साल या फाइन या बोथ। ठीक है, तो आपने अगर 324 पढ़ लिया तो आपने ऑटोमेटिकली 326 भी पढ़ लिया। बस इम्प्रिजनमेंट का ध्यान रखिएगा। इम्प्रिजनमेंट की जो मैक्सिमम वो है लिमिट अंडर सेक्शन 326, वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है मैक्सिमम, और जनरली इट में एक्सटेंड टू 10 years ऑल्सो, एंड ऑल्सो द एक्यूज पर्सन शैल बी लाइबल टू फाइन इफ कन्विक्टेड। अब पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट किधर दिया गया है? पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट वो है अंडर सेक्शन 325, और वहाँ पे 7 years एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों पे मैं बार बार बोल नहीं रहा हूँ, पर ध्यान रखिएगा ये जितने भी सेक्शन हैं 326 तक, they are subject to the appropriate exception in the case of voluntary causing grievous, in the case of voluntary causing hurt to section 334, and in the case of voluntary causing grievous hurt to section 335। ठीक है, बार बार रिपीटिशन नहीं कर रहा, पर ध्यान रखिएगा दे हैव टू बी रेड सब्जेक्ट टू दैट। वहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन है। अब 326 भी हो गया, 324 भी हो गया, क्योंकि दोनों का जो मटेरियल है, दोनों के जो वर्ड्स हैं लगभग सब सेम है। ठीक है, बस इफेक्ट ये है कि 326 में ग्रीवियस हर्ट हुई है और 324 में सिंपल हर्ट हुई है। ठीक है, दोनों में ही डेंजरस वेपन्स और मीन्स यूज़ हुए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेंजरस वेपन्स और मीन्स। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी कोई डेफिनेशन हर केस में बना के नहीं रखी है कि ये डेंजरस वेपन है और ये नहीं है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस इंद्रजीत, it was reported in year 2000, volume number 7, Supreme Court cases, page number 249, and said that there is no such thing as a regular or earmarked weapon for committing murder or for that matter hurt. Whether a particular article can per se cause any serious wound or grievous hurt or injury has to be determined factually. At this juncture, it would be relevant to note that some provisions like section 324 and 326 uses the expression dangerous weapon, and some sections like 397 and 398 of the IPC uses the expression deadly weapons. The facts involved in the particular case, depending upon various factors like size, sharpness, would throw light on the question whether the weapon was dangerous or deadly weapon or not.
that would determine whether the case falls under section 325 or 326 or not. तो कोर्ट ने बोला है कि इसका हमने कोई ईयर मार्क या डेफिनेशन बना के नहीं रखी है, या हमने ये डिसाइड करके नहीं रखा है कि ये डेंजरस है और ये नहीं है, कोई लिस्ट नहीं बना के रखी है इसकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हर केस के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे देखा जाएगा कि वो डेंजरस वेपन है या नहीं, और उस पर कई फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि वेपन का साइज़ क्या है, उसकी शार्पनेस क्या है, उसकी डेडली फोर्स किस तरीके से यूज़ की जा सकती है, हाउ मच इम्पैक्ट कैन इट इन्फ्लिक्ट अपॉन अ पर्सन, ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस वो कितना घातक हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं दैट फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी। अब देखिए, जब आप कार चलाते हैं रोड पे, तो आपको एक लूज इलस्ट्रेशन देता हूँ समझाने के लिए कि आप एक कार चलाते हैं रोड पे, तो कार और कोई डेडली या डेंजरस वेपन थोड़ी ना कहलाता है, इट इज़ नॉट कॉल्ड अ डेंजरस वेपन। लेकिन मान लीजिए आप वही कार एक विक्टिम को टाई अप करके उस पर चढ़ा दें, जानबूझ के उसकी टांगें क्रश कर दें, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट बोलेगा दैट यू हैव यूज्ड अ मैकेनिकल मीन इन ऑर्डर टू क्रश द लेग्स ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पे कन्विक्शन कहाँ पे होगा? 326 में होगा। कार डेंजरस वेपन नहीं है, बट जिस तरीके से आपने यूज़ किया वो डेंजरस वेपन बन गया। वैसे एक कारपेंटर जो अपने डेली कारपेंट्री के जो टूल्स यूज़ करता है वो अपने आप डेंजरस वेपन नहीं बन जाते, वो जब उसको ऑफेंस के लिए यूज़ करता है तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, शार्पनेस, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस या और किस तरीके से यूज़ किया गया, तब वो डेंजरस वेपन बन सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट समझाने की कोशिश कर रहा है बाय गिविंग यू दैट प्रिंसिपल। तो जब भी डेंजरस वेपन्स की बात है, ऑलवेज कोट द केस ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस इंद्रजीत। सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड दैट फॉर सेक्शन 326 voluntary causing hurt, there must be following 3 ingredients. That is, first, that there is a voluntary cause, that there is an intention to voluntary causing hurt. Second is that the hurt must be a grievous hurt, and third is that the grievous hurt must have been caused by dangerous weapons or means. A dangerous weapons or means क्या है मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। तो always remember ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे डिटरमाइन होंगे, और किस तरीके से आई हैव गिवन यू एन इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग दैट। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग केसेस बताता हूँ जहाँ पे ओरिजिनल चार्ज मर्डर का लगा है या कल्पेबल होमिसाइड का लगा है, पर कन्विक्शन हो रहा है 325 में एसेट्रा में। अब जैसे एक केस है, ये इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है, ये आपको जानकारी देने के लिए है कि ओरिजिनली हो सकता है प्रोसिक्यूशन ने चार्ज लगाया हो मर्डर का या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का, बट फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस में अल्टीमेट डिसीजन में आया कि वो केस ग्रीवियस हर्ट का था, ठीक है। अब ये ग्रीवियस हर्ट के कंटेक्स्ट से बोल रहा हूँ। अब स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवलिंगैया में बोला गया था, इन दिस केस व्हाट हैपेंड वाज दैट देयर वाज एन अल्टरकेशन बिटवीन 2 पार्टीज, एंड इन कोर्स ऑफ दैट अल्टरकेशन द रिस्पोंडेंट, दैट इज शिवलिंगैया, he squeezed the testicles of the deceased, who then fell down and became unconscious and died. The evidence of the doctor was that the death was the result of cardiac arrest resulting from the shock due to injuries to the testicles. On those facts, the court found that there was no intention to commit murder, and court found that neither section 302 nor section 304 applies. So court noted that this case falls under section 325 IPC, क्योंकि voluntary causing grievous hurt का तो इंटेंशन था, इतने फोर्स से टेस्टिकल स्क्वीज़ किए कि ही बिकेम अनकॉन्शियस, और जो इम्पैक्ट था वो किसी भी हाल में फर्स्ट क्लॉज में जा रहा था और 8th क्लॉज में जा रहा था। अच्छा हाँ, एक और सवाल आता है सेक्शन 320 से कि सेक्शन 320 में कितने क्लॉज हैं? क्लॉज याद कर लीजिएगा, 8 क्लॉज हैं। तो कमिंग बैक टू द केस, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवलिंगैया में सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में माना कि ये 325 का केस है, इट इज़ ये 302 या 304 में नहीं फॉल करता, क्योंकि अक्यूज्ड पर्सन वो वाज द रिस्पोंडेंट इन दिस केस, उसका इंटेंशन था टू एक्चुअली कॉज ग्रीवियस हर्ट, उसका इंटेंशन जान लेना नहीं था। और एक और चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए वो ये है कि जो डेथ ऑकर हुई थी वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी, नॉट ड्यू टू सम डायरेक्ट एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड, इसलिए उसका कन्विक्शन 325 में हुआ था। सिमिलरली देयर इज़ अनदर केस ऑफ पृथ्वी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब इस केस में क्या हुआ था, हियर द अपेलेंट पृथ्वी केम इन द फ्रंट
came in the front of the house of Jia Lal and deceased, and there was a quarrel between the appellant and the deceased person. The appellant kicked on the deceased person's testicle due to which deceased person fell down. ठीक है, जो प्रीति थे उन्होंने इतनी फोर्स से डिसीज पर्सन के टेस्टिकल पे मारा कि ही फेल डाउन. द वाइफ एंड द डॉटर ऑफ द डिसीज्ड पर्सन ट्राइड टू इंटरवीन एंड दे रिमूव्ड द इंजर्ड to the house, and later he was shifted to a hospital. The doctor found that there was a diffused swelling on the scrotum and the male member, the private organ, and the skin over the scrotum. वहाँ पे काफ़ी swelling थी, and it was found that that part is starting to become blackened and gangrenous, and he was treated in the hospital. And because of the development of gangrene, he died. अब इस केस में रजिस्टर हुआ था केस 302 में, ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन किया 304 में. पर मेडिकल ओपिनियन में एक बात थी कि इंजरी वाज नॉट डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ, ये बात थी, एंड इट वाज द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ गैंग्रीन दैट टुक द लाइफ ऑफ द विक्टिम. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 304 का कन्विक्शन हटाते हुए 323 में कन्विक्ट किया था. ठीक है, ऑल्दो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस केस में जो प्रॉपर कन्विक्शन होना चाहिए था वो 325 में होना चाहिए था, ना कि 323 में. बट सुप्रीम कोर्ट हैज़ कन्विक्टेड हिम फॉर सेक्शन 323 इन दिस केस. पर ध्यान रखिएगा, अभी अगर ऐसा ही कोई केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाए राइट नाउ, तो यहाँ पे फॉलोइंग द लैंडमार्क अथॉरिटीज़ 325 में कन्विक्शन होगा. आई डोंट थिंक दैट 323 में सही कन्विक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने. ये बात सही है कि 304 का कन्विक्शन हटाना था, बट आई डोंट थिंक दिस केस फॉल्स अंडर 323. This case falls more under section 325. Now next case on this point is State of Karnataka versus Mohammad Nazir alias Babu. It was decided on 24th of January 2003. Here the accused, who was the respondent in this case as well, he was charged for having committed an offence under 302 of the IPC. ठीक है, मर्डर के लिए. प्रोसिक्यूशन ने बताया कि अक्यूज्ड रिस्पोंडेंट वेंट टू द हाउस ऑफ द डिसीज्ड अमीरुद्दीन मर गए थे इस केस में. ही वेंट टू द हाउस ऑफ डिसीज्ड एट अबाउट 8:30 PM in the morning, 8:30 PM at the evening. The accused respondent caught hold of the banyan of the said Amiruddin, lifted him up, hit him on the right cheek and the back portion of the neck. On hearing the commotion, two neighbors who later became prosecution witness 6 and 7, they came to the spot. कमोशन हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, उसने बनियान पकड़ के डिसीज को उठाया, 2 थप्पड़ लगाए, और उसके बाद चीख पुकार मचने लगी. तो नेबर्स वीपर्स भी गैदर हो गए, देखने लगे कि क्या हो रहा है. अब इतने में रिस्पोंडेंट देन स्टेटेड टू द अमीरुद्दीन दैट ही वुड नॉट लीव हिम अलाइव एंड किक्ड हिम विद द नी ऑन हिज प्राइवेट पार्ट. Amiruddin then fell down saying, "Oh God, I am dying." He said this in his local language. He never said that in English. That is a translation. And then he died there on the spot. The injury was so severe, and the injury was targeted actually at his male sexual organ. The prosecution case was also that the respondent Mohammad Nazir tried to run away, but was stopped by neighbors who caught a hold of him, and thereafter when the police came, they handed the accused respondent to the police. The evidence of the doctor, अब evidence of the doctor पे ध्यान दीजिएगा. इसने क्या बोला कि the death was caused due to neurogenic shock resulting from injury to testicles and scrotum. जो डेथ है वो न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से हुई है. और वो शॉक क्यों आया है? बिकॉज द एक्यूज्ड इंजर्ड द टेस्टिकल्स एंड द स्कॉटम ऑफ द डिसीज पर्सन. दस death is directly due to the injury caused by the respondent to the deceased, and injury was such that it was sufficient in ordinary course of nature to cause death. और उसी इंजरी ने डेथ कॉज की है. ये 3rd क्लॉज ऑफ सेक्शन 300 में फॉल कर रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? हाई कोर्ट का जजमेंट सेट असाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंजरी फर्स्ट ऑफ ऑल वाज नॉट वेरी सिंपल. हाई कोर्ट ने इसमें 323 के लिए कन्विक्शन किया था और ट्रायल कोर्ट ने 304 के लिए कन्विक्शन किया था. सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि दिस इज अ केस वेयर द कन्विक्शन शुड हैव बीन अंडर सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी। मर्डर के लिए कन्विक्शन होना चाहिए था और हाई कोर्ट ने 323 में कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद क्या किया कि ट्रायल कोर्ट का जजमेंट रिस्टोर किया। ट्रायल कोर्ट ने 304 पार्ट 2 के लिए कन्विक्ट किया था, मर्डर के लिए नहीं कन्विक्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों कोर्ट्स बड़े लीनियंट रहे अक्यूज्ड के खिलाफ, बट क्योंकि स्टेट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं मांगी थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट ऑल्टरिंग इट टू सेक्शन 302। अगर जो स्टेट है ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ भी अपील फाइल करता और कहता है ये एक्चुअल में जो केस है वो 302 में जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक्चुअली जो केस है इट डिज़र्व्स टू फॉल अंडर द टाइटल ऑफ मर्डर। अब इसमें टेक्निकलिटीज़ की वजह से 302 में कन्विक्शन नहीं हो पाया था। टेक्निकलिटी ये थी कि स्टेट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं किया था, अपील सिर्फ हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ थी। दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जजमेंट रिस्टोर कर दिया 304 पार्ट 2 के लिए, पर ये रिकॉर्ड किया कि यहाँ पे कन्विक्शन 302 का होना चाहिए था। खैर, गोइंग फर्दर, यू शुड रिमेंबर that the line between the culpable homicide not amounting to murder and grievous hurt is very thin and a subtle one. In one case, the injuries must be such as they are likely to cause death. In the case of culpable homicide, injuries should be such that they are likely to cause death. In other, the injuries must be such which endangers life. दोनों injuries अलग अलग expression का use करती हैं। Grievous hurt require करता है endangerment of life, और culpable homicide requires injuries of that level which are likely to cause death. Thus, hurt which endangers life is of a lesser degree than the injury which is likely to cause death. याद रखिएगा, endangerment of life is of a lesser degree than injury which is likely to cause death. ठीक है? Now you have found a degree lower even that of knowledge, उससे भी नीचे जाता है। ये लॉ पॉइंट हेल्ड हुआ था गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे वर्सेस अब्दुल वहाब। 17 सितंबर 1945 को एक केस डिसाइड हुआ था। यहाँ पे ये बहुत ही कैटेगोरिकली बोली गई थी कि द इंजरीज इन द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर शुड बी सच विच आर लाइकली टू कॉज डेथ, while in the case of grievous hurt, injuries must be such which endanger life. The hurt which endangers life is of lesser degree than the injuries which are likely to cause death. Now there is also an illustrative case of Guru Wulu versus Emperor. It was reported in 1945, Madras, page number 73. Madras Reporters, page number 73. In this case, the accused person cut off both of the nostril of the deceased because he intended to rob some of the jewels. It was found that there was neither intention or knowledge to cause death. इसकी वजह से डेथ कॉज हो गई थी। उसने जब नॉस्ट्रिल काटे तो डिसीज की डेथ कॉज हो गई थी उस वजह से। तो ऐसे में जो कोर्ट था उसने बोला कि इन दिस सिचुएशन देयर वाज नाइदर द इंटेंशन nor knowledge that this act shall be likely to cause death, nostril काटने से। So accused was held liable for 325 IPC। अभी देखिए ये सारी चीज़ें प्रूव नहीं हो पाई थी कोर्ट के सामने, ठीक है। तो जो फैक्ट आए उसका ना बड़ा ही ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कोर्ट करता है आफ्टर रेफरिंग टू द लीगल डिसीजंस। अगर वो साबित ही नहीं हो पाए कि इंटेंशन या नॉलेज था या ऑर्डिनरी फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज या ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पैरामीटर सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और प्रोसिक्यूशन ही जब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस नहीं साबित कर पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ऑटोमेटिकली कल्पेबल होमिसाइड का कन्विक्शन नहीं करवा देता है। द कोर्ट हैज़ टू सी द टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। तो हमेशा इमोशंस को साइड में रख के कोर्ट ये सारी चीज़ें डील करता है। तो इस केस में इंटेंशन और नॉलेज प्रूव नहीं हो पाया था। इंटेंशन और नॉलेज किस बात का? इंटेंशन और नॉलेज टू कॉज डेथ, वो प्रूव नहीं हो पाया था, पर इंटेंशन और नॉलेज दैट इज़ रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ ग्रीवियस हर्ट वो प्रूव हो गया था। तो इनका 325 ऑफ IPC में कन्विक्शन हुआ फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अब मंचाराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP में इन्होंने एक ही लाठी ब्लो दिया था डिसीज्ड पर्सन के सर पे। इट रिजल्टेड इन डेथ ऑफ द विक्टिम। इंजरी ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में मानी गई और इनका भी कन्विक्शन 325 में हुआ था। एक चीज़ का याद रखिएगा कि ऐसा मत समझ लीजिएगा कि लाठी ब्लो या एक ही लाठी ब्लो दिया गया तो मर्डर की कैटेगरी में नहीं जा सकता है। मैं आपको इसके कई इलस्ट्रेशन दे चुका हूँ मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के केस में। इस केस के पेक्यूलियर फैक्ट में ऐसा हुआ था कि जो लाठी थी इट वाज
फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट वेरी हैवी, और जो ब्लो उसने इंटेंड किया था वो उसने ग्रीवियस हर्ट का इंटेंशन ही किया था एट मैक्स, उसका इंटेंशन जान लेना नहीं था। तो और इंजरी भी ऐसी नहीं पाई गई थी विच वॉज लाइकली टू कॉज डेथ, और नॉलेज के लेवल पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो कन्विक्शन हुआ था 325 आईपीसी में हुआ था। लेकिन जब भी मर्डर के कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ और प्रूडेंस दैट अ सिंगल लाठी ब्लो टारगेटेड ऑन द हेड कैन नेवर अमाउंट टू मर्डर। ऐसा कोई ना रूल ऑफ लॉ है ना प्रूडेंस है। इस केस के फैक्ट में ऐसा हुआ था, और इसे इलस्ट्रेशन के पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ। इसको लॉ पॉइंट मत मान लीजिएगा कि हर केस में ऐसा होगा, ठीक है। अब एक अथॉरिटी आती है कूरे एंड अदर्स वर्सेस एम्परर पे, 17 अप्रैल 1918 को डिसाइड हुआ। अब इसमें क्या हुआ था, जो गर्ल केसी थी वो उसको इंजरीज हुई थी। जो अक्यूज्ड थे उनका इंटेंशन था सिर्फ उस लड़की के फादर और अंकल को मारने का। अब वो साइड में थी, अब उनको पता नहीं था कि उसको भी लग जाएगा, तो वो फादर और अंकल पे तो अटैक कर रहे थे, मतलब उसके फादर और चाचा पे अटैक कर रहे थे, पर लड़की को मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। बट सम ब्लोज एक्चुअली हिट हर एज वेल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अफ्रे, और अक्यूज्ड ने कैटेगरिकली बोला कि उसको हार्म करने का हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं था। व्हाट डिड द कोर्ट से? कोर्ट ने सिंपली कहा कि अक्यूज्ड की जो गिल्ट होती है वो सेम रहती है कि अगर वो किसी को मारना चाह रहा है, किसी को हार्म करना चाह रहा है, पर गलती से वो दूसरे को हार्म कर देता है, तो उसका इंटेंशन ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ पे। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट द गिल्ट ऑफ द अक्यूज पर्सन रिमेन्स जस्ट द सेम whether in seeking to inflict simple hurt or grievous hurt as the case may be upon one person, he actually causes the intended hurt to that person or some other. The हाई कोर्ट ने बोला कि आप अगर किसी को हर्ट करना चाह रहे हैं और आपका इंटेंशन है, और आप उसी इंटेंशन से गलती से किसी दूसरे को कर देते हैं, तो लॉ कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता, क्योंकि लॉ को आपको दो चीज़ें मिल गई हैं जिसके लिए वो आपको दोषी मानेगा, इंटेंशन और नॉलेज, और दूसरा दैट यू हैव कॉज्ड ग्रीवियस हर्ट। तो आपका ट्रीटमेंट लॉ वैसे ही करेगा कि जैसे कि आपने जिसको चोट पहुंचाना चाह रहे थे वो अचीव कर लिया हो। तो इसमें उस लड़की केसी को जो हार्म हुआ था, जो इंजरीज केसी को हुई थी, केसी की डेथ हो गई थी ड्यू टू दैट, उसके लिए कोर्ट ने मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड तो नहीं पाया था, लेकिन ग्रीवियस हर्ट रेड विद सेक्शन 149 सेटिस्फाई कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे 5 से ज़्यादा लोग थे और कॉमन ऑब्जेक्ट भी दिख गया था कि ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का इंटेंशन तो था। भाई अगर पास में ही लड़की है, आप वहाँ पे लाठियाँ चला रहे हो, उसको भी लग सकती हैं, और केसी का जो सर था वो फ्रैक्चर हो गया था, इतने पावरफुल ब्लोज यूज़ हुए थे। तो इतनी पास की विसिनिटी में विदाउट हैविंग एनी कंसिड्रेशंस फॉर द इन्वायरमेंट अराउंड यू, अगर आप किसी पर अटैक करते हैं और आपकी रेकलेसनेस की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, यू आर लायबल इन दैट सिचुएशन। आप ये कहते रहें कि मेरा तो उसको ग्रीवियस हर्ट करने का इंटेंशन था, दैट इज़ फाइन, लॉ यही कहेगा उसको ग्रीवियस हर्ट करने का इंटेंशन में आपने किसी और को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दी, यू वुड बी लायबल फॉर ग्रीवियस हर्ट। ये लोग चाहते थे कि इनको किसी भी चीज़ की सज़ा ना हो, क्योंकि केसी को तो हार्म करने का, वो जो लड़की थी केसी, उसको तो मारने का इंटेंशन ही नहीं था, उसको तो हार्म करने का इंटेंशन ही नहीं था। तो ऐसे केस में कोर्ट ने एक तरीके से इनका ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस पाया, और जो इंजरी वो दूसरे पे इन्फेक्ट करने का इंटेंशन चाहते थे, उसी चीज़ की इंजरी के लिए उन्होंने इनको दोषी पाया फॉर द लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 325 रेड विद सेक्शन 149। 5 से ज़्यादा लोग थे तभी 149 भी इसमें यूज़ हुआ था। अब इसमें मर्डर जो था और कल्पेबल होमिसाइड नहीं साबित हुआ था, क्योंकि ये कोर्ट को दे गया था कि इंटेंशन सिर्फ ग्रीवियस हर्ट करने का था। तो जिसको वो ग्रीवियस हर्ट कर रहे थे, एंड ड्यू टू दैट मिस्टेक लड़की को भी लग गई, शी डाइड ड्यू टू इमेंस इंजरीज दैट शी सफर्ड ऑन हर हेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अफेयर। अब झगड़ा हो रहा है दो राइवल ग्रुप्स के बीच में, and this poor child was in the vicinity of this affray, and eventually she was caught in between the affray and she was badly injured and she succumbed to her injuries. कोर्ट ने यहाँ पे मर्डर और डेथ का तो इंटेंशन नहीं पाया, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का तो इंटेंशन नहीं पाया, पर उसे 325 का इंटेंशन मिल गया और उसके लिए इन लोगों को
कन्विक्ट किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो कंटेंशन था ना कोर्ट के सामने कि हमें उसको हार्म करने का इंटेंशन नहीं था, ग्रीवियस हर्ट देने का इंटेंशन नहीं था, उससे डीलिंग हो रही है। कोर्ट ने बोला कि आप किसी पे सिंपल हर्ट या ग्रीवियस हर्ट इन्फ्लिक्ट करना चाहते थे, तो आपने उसकी बजाय अगर किसी दूसरे पे सिंपल हर्ट या ग्रीवियस हर्ट इन्फ्लिक्ट कर ली, आप तब भी लायबल हैं। ठीक है, ये इट इज़ वेरी सिमिलर टू द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस एज इज़ कंटेन्ड अंडर सेक्शन 301। तो एक तरीके से उसी डॉक्ट्रिन का ही एक एक्सटेंशन है ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस का, क्योंकि कोर्ट ने उसका ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस ही पाया। सिमिलरली इसी पॉइंट पे एक और केस सुनिए कि जहाँ पे ब्लो किसी पे एम होता है, लग किसी और को जाता है। तो ये है रघुबीर वर्सेस स्टेट, ये भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, 31 जुलाई 1956 को डिसाइड हुआ। इस केस में अपेलेंट वाज आर्म्ड विद अ लाठी एंड वेंट टू द हाउस ऑफ द डिसीज्ड, no, he went to the house of his enemy, and the person with whom he was having enmity was named Shidda. In this case, appellant raised his lathi to strike at Shidda, but Shidda's wife, who was holding an infant child, Mangali, बच्चे का नाम था मंगली, the wife was holding the infant child in her hand, and she immediately came in between the husband and this accused person Raghuveer, who was about to attack him. In these circumstances, the blow that was being aimed for Shidda actually landed upon the child and the child died. अब देखिए, इस केस में जो रघुबीर थे, the accused person, he never had the intention either to kill Mangali, nor he had the intention to kill Shidda as well. He just wanted to beat him. So the court said, in connection with the circumstances that are to be borne in mind are that the appellant behaved in the most aggressive manner, aggressive to the, and he used his lathi in order to chastise the person with whom he was having enmity for having refused to work for him. And the appellant gave a beating to Shidda a day previously as well for having a similar refusal, because he believed that he had a tyrannical complex that he was a zamindar and hence everybody else was his subordinate. But court found that he never had the intention to actually kill either of them, and the death was actually accidental. Blow जिसके लिए aimed था उसको नहीं लगा था, because the wife of Shidda immediately intervened और उसके हाथ में जो इन्फेंट था उसको लग गया। सो ये जो डेथ था, इसमें कोर्ट ने 304 में कन्विक्शन आप होल्ड करना सही नहीं समझा। उसने बोला दिस इज़ अ केस ऑफ 325 IPC और ये उसी में जाएगा। आई मस्ट मेंशन वन मोर थिंग, that if the accused in the course of an altercation with a woman who is carrying an infant in her arms inflict violent blows on her, देख रहा है और वुमन पे वायलेंट ब्लोज इन्फ्लिक्ट कर रहा है, दिस एक्ट वुड ऑल्सो बी कॉल्ड अ रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट इफ द ब्लोज हिट द चाइल्ड एंड कॉजेज डेथ ऑफ द चाइल्ड, even though those blows, if inflicted on the woman, would have only caused simple hurt. So in this scenario that I just mentioned, 304A conviction can also be maintained. However, if the blows which are being inflicted on the woman are violent enough to kill the woman, and they didn't actually kill the woman, they actually killed the child, then in this situation his conviction can be under 304 Part 2. अब एक नेक्स्ट केस सुनाता हूँ। ये केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये है हरपाल सिंह वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर्स। 9 जुलाई 1997 को डिसाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट में। अब इस केस में एट अबाउट, नाम याद रखिएगा, एट अबाउट 1:30 PM जसबीर सिंह एंड हरपाल सिंह, दे वर स्टडिंग इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ MA English, एंड रणदीप राणा, who was the secretary to the students union to which Jasbir Singh belonged, was standing outside the canteen. Suddenly Himmat caught hold of Jasbir Singh, and then Sat Prakash stabbed him with a knife blow on the left chest of the on the Jasbir Singh's chest, and it was followed by Sadbir Singh as well, inflicting a knife blow on the left side
ऑफ द चेस्ट ऑफ जसबीर सिंह। और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि इसमें जो विक्टिम है वो कौन है। द विक्टिम इज जसबीर सिंह। जसबीर सिंह को चाकू कौन मार रहा है? सतप्रकाश, जिसका जो है अक्यूज नंबर 6, और सतबीर जो है अक्यूज नंबर 1। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों को देखिएगा इस केस में मर्डर की सज़ा होगी, पर बाकियों को नहीं होगी। उसके बाद जब इन लोगों ने चाकू मार दिया तो सुमेर सिंह जो है वो प्रोसिक्यूशन विटनेस था, वो भी इंटरवीन किया। उसने जसबीर सिंह को बचाने की कोशिश की। और पासी में एक और अक्यूज़ था जीवन सिंह, उसने प्रिवेंट किया, उसको जाने नहीं दिया सुमेर सिंह को जसबीर सिंह की जान बचाने के लिए। और संदीप सिंह भी था वहाँ पे, संदीप सिंह ने भी सुमेर सिंह को जसबीर सिंह की जान बचाने के लिए जाने नहीं दिया। फिर सुमेर सिंह थोड़ा रेजिस्ट करने लगा। अब रेजिस्ट करने लगा तो अक्यूज़ पर्सन में से एक ने चिल्लाया और बोला कि और लोग आओ, इसको भी सबक सिखाते हैं। तो कई लोग आ गए हॉकी स्टिक, ग्लव्स और आयरन रॉड लेके, और सुमेर सिंह को भी मारने लगे और उसको बहुत मारा। फिर क्या हुआ कि सुमेर सिंह और जसबीर सिंह को जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया। जसबीर सिंह तो मर गया था नाइफ इंजरीज़ की वजह से। सुमेर सिंह पे जब ऑपरेशन हुआ तो वो उसकी जान किसी तरीके से बच पाई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक अक्यूज़ड इसमें, अक्यूज़ नंबर 9, जिसका नाम है हिम्मत सिंह, उसने एक क्लैरियन कॉल अपने कंपेनियंस को दी टू अटैक जसबीर सिंह एंड ऑल्सो टू अटैक सुमेर सिंह एज वेल। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने सारे अक्यूज़ड की लायबिलिटी डिटरमाइन की इस केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो अक्यूज़ नंबर 1 और अक्यूज़ नंबर 6 हैं, जो सतबीर सिंह और सतप्रकाश, यही थे अक्यूज़ नंबर 1 और अक्यूज़ नंबर 6, सतबीर सिंह और सतप्रकाश जो थे, इन्होंने जब स्टैब इंजरी इन्फ्लिक्ट की जसबीर सिंह के ऊपर तो वो मर्डर है। दैट इज़ मर्डर स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंजरी सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डेथ, इंजरी सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। तो ऐसे में उनका 3rd क्लॉज में कन्विक्शन हो गया था। लेकिन जो बाकी के अक्यूज्ड थे, जो हॉकी स्टिक लेके आए और जो प्रिवेंट कर रहे थे इंटरफेरेंस से, उनको लेके सुप्रीम कोर्ट को कोई कॉन्जॉइंट कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं मिला। कोर्ट ने इतना देखा कि यहाँ पे सबके अलग अलग इंटेंशन थे। अब उनको नहीं पता था कि झगड़े के लिए बुलाएंगे तो एक आदमी चाकू निकाल के दूसरे को मार देगा, क्योंकि कुछ लोग का इंटेंशन सिर्फ झगड़ा करना था, हर्ट करना था, कुछ लोगों का इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट करना था, और कुछ लोगों का इंटेंशन एक्चुअल में मर्डर करना था। तो जिन 2 लोगों का इंटेंशन मर्डर करने का था इस केस में, उनको तो मर्डर की सज़ा दी। बाकी लोगों को जो हॉकी स्टिक और आयरन रॉड और क्लब के साथ आए थे, उनका कन्विक्शन किया सेक्शन 326 ऑफ द आईपीसी में, क्योंकि वेपन्स का जिस तरीके से यूज़ हो रहा था वो डेडली वेपन्स की कैटेगरी, डेंजरस वेपन्स की कैटेगरी में थे। ठीक है, अभी आप समझ रहे होंगे क्यों ये एकदम से डेंजरस वेपन्स बन गए। हॉकी स्टिक से आप हॉकी खेलें तो वो डेंजरस वेपन नहीं है, उसी हॉकी स्टिक को किसी के सर पे मारने के लिए यूज़ करें लगातार तो वो डेंजरस वेपन बन जाएगी, राइट। दैट इज़ वाई दे वर कन्विक्टेड अकॉर्डिंगली अंडर सेक्शन 326 ऑफ द आईपीसी। और ध्यान रखिएगा, एक ही केस में अलग अलग अक्यूज्ड की अलग अलग लायबिलिटी हो सकती है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, कोर्ट को कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं मिल पाया। कुछ अक्यूज्ड को लेके कॉमन इंटेंशन मिल गया, जिनका कॉमन इंटेंशन था, जो लोग हॉकी स्टिक लेके आए थे और आयरन रॉड लेके आए थे, उनका तो कॉमन इंटेंशन उन्हें मिल गया 326 के लिए। पर कुछ लोगों का कोर्ट ने इंटेंशन पाया एक्चुअली में मर्डर करने का था, तो उनको मर्डर की सज़ा दी, जिन्होंने नाइफ ब्लो इन्फ्लिक्ट किया था। तो एक चीज़, ये केस बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इससे थोड़ा आपके होराइजन्स भी एक्सपैंड होंगे कि एक ही केस में अलग अलग लोगों की अलग अलग लायबिलिटी हो सकती है। और देखिए कि कैसे प्रोसिक्यूशन विटनेस क्या करता है और कोर्ट बात कैसे करता है। अक्यूज़ नंबर 5, अक्यूज़ नंबर 6, अक्यूज़ नंबर 9, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब जजमेंट राइटिंग होनी होगी या जजमेंट पढ़ के समझना होगा तो ये सारी चीज़ें बहुत काम करती हैं। अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में दे रखा है, आगे चल के जब 1-1.5 साल आपका हो जाएगा, जब इंस्टीट्यूट में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, देन यू विल नो। तब भी तो जब पढ़ाई करनी होगी ना, तो आप जजमेंट पढ़ेंगे तो जजमेंट पढ़ना बहुत आसान होगा तब, क्योंकि आपको आदत होगी ऐसी चीज़ें पढ़ने की। अब एक केस है हूच ट्रेजेडी का केस, इसमें कच्ची शराब वाला मैटर था।
अब इसमें जो शराब थी, शराब के अंदर एक बैंड सब्सटेंस गलती से मिला दिया था, पॉइजनस सब्सटेंस जो था मेथाइल अल्कोहल, ठीक है। वो एरैक्ट थी जो केरला अकबरी एक्ट के वायलेशन में भी थी, उसको रखना नहीं था, उसको मिक्स नहीं करना था शराब से, पर मिक्स कर दिया गया था। उसकी वजह से कच्ची शराब बनाने में अक्सर ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। मिक्स कर दिया, कई लोगों की जान चली गई, 70 लोग मरे, 24 लोगों की आईसाइट चली गई। तो जो फर्म था उसमें कोर्ट ने मेंसरिया पाई इन सबकी, 326 की गिल्ट कोर्ट ने सीधे पाई और अक्यूज पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था होच ट्रेजेडी के केस में। E.K. चंद्रसेनन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के फैक्ट्स हैं ये। इसमें जो मेंबर्स जिनकी जिम्मेदारी थी कि मिथाइल अल्कोहल नहीं मिलना चाहिए और उन्होंने गलती से मिथाइल अल्कोहल मिला दिया और सप्लाई कर दिया हर जगह, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग अंधे हो गए। ये ओनम के दिन हुआ था 1982 में, हुज ट्रेजेडी कही जाती है। कच्ची शराब में अक्सर आप ये चीज़ें देखेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ने बोला कि द कंटेंशन दैट द कंज्यूमर्स वर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड, कि सारे के सारे लोगों को कुछ नहीं हुआ था, कुछ ही लोगों की आई साइड गई थी और कुछ ही लोग मरे थे, बाकी जितने जो लोग थे उनको कुछ नहीं हुआ था। कोर्ट ने बोला कि ये कंटेंशन आप अपने में मेंसरिया को वाटर डाउन नहीं करेगा, और जितने लोगों को इंजरी हुई है दैट इज़ सफिशिएंट टू ब्रिंग होम द गिल्ट अंडर सेक्शन 326। अक्यूज वाज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 326 इन दिस केस। सिमिलरली आप ऐसे ही एक इलस्ट्रेशन भी अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए कोई एक गैस प्लांट है, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वहाँ से जो उस प्लांट में पॉइजनस गैसेस हैं वो रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए वो गलती से रिलीज़ कर दे या जानबूझ के रिलीज़ करे, उसकी वजह से आसपास जो प्लांट के हैं 2-3 लोग मर जाएं। अब वहाँ पे मान लीजिए उसका इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं है, लाइकली टू कॉज डेथ वाले क्लॉज में भी नहीं फॉल करता है, क्योंकि हो सकता है कि जनरली कई लोग जो उस एरिया से निकले हों उनको वो गैस अफेक्ट ना करे, पर कुछ लोगों को कर दी और वो मर गए, तो उनका भी कन्विक्शन 326 में भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग, अगर आप इंटेंशन बहुत ऊपर के लेवल की साबित करके ले गए तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में भी जा सकता है, पर 326 में तो जाएगा ही जाएगा। तो अभी तो 326 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इलस्ट्रेशन समझिए। सो दैट वॉज वन थिंग। अब एक नेक्स्ट लोकस क्लासिकस बताता हूँ, वह है रामबरन महतन वर्सेस स्टेट। 31 अक्टूबर 1957 को डिसाइड हुआ, AIR 1958 में रिपोर्ट हुआ। इसमें क्या हुआ था, अक्यूज्ड का अपने भाई के साथ झगड़ा हो रहा था, अचानक से वो गुस्सा आ गया और उसके स्टमक पे बैठ के उसको घूंसे और थप्पड़ मारने लगा, जिसकी वजह से उसका जो भाई था वो सेंसलेस हो गया एंड ही डाइड ड्यू टू रप्चर्ड स्प्लीन। उसकी स्प्लीन एनलार्ज थी और उसकी वजह से मर गया। अब जो इंजरीज जो अक्यूज ने डिसीज्ड की बॉडी पे दी थी वो इतनी फोर्सफुल थी कि कोर्ट ने कहा कि देखिए मर्डर का तो इंटेंशन नहीं है, इसका कल्पेबल होमिसाइड का भी इंटेंशन नहीं है, पर इंजरी अपने आप में ग्रीवियस थी और कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन इन सर्कमस्टेंसेस में मान सकता है कि ग्रीवियस हर्ट वुड एंस्यू अगर किसी के चेस्ट पे बैठ के पूरी पावर से उसके मुंह पे ही लात घूंसे बरसाना शुरू कर दो, तो व्हाट वुड बी द इंटेंशन बी। वहाँ पे तो ग्रीवियस हर्ट का ही इंटेंशन दिखेगा। अगर इंटेंशन भी ना दिख पाए तो एटलीस्ट नॉलेज तो दिख ही रही है कि बाय सच एक्ट ग्रीवियस हर्ट इज़ लाइकली टू बी कॉज्ड। तो यहाँ पे इनका कन्विक्शन ग्रीवियस हर्ट के लिए हुआ था, डिसीज मर गया था, पर कन्विक्शन यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट का कोर्ट ने माना और उसको 1 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया, ना कि कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर का पनिशमेंट, क्योंकि जान लेने का इंटेंशन नहीं था। और जो इंजरीज थी दे वर नॉट लाइकली टू कॉज दैट, बट द इंजरीज वर ऑफ द नेचर विच एंडेंजर्स लाइफ, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हिज केस फेल इनटू ग्रीवियस हर्ट क्लॉज। अब एसेट अटैक पे तो हम लोग एलैबोरेशन कल करेंगे। आज के लिए आप लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस याद कर लीजिएगा। अब इसमें आपको सिर्फ एक गाइडलाइंस पे ध्यान देना है, ये एसिड अटैक को लेके थी, उसमें सेलर और बायर्स को लेके और एसिड अटैक के सेल और परचेज को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। पहली गाइडलाइंस है, नो एसिड कुड बी सोल्ड टू अ पर्सन बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स। फर्दर बायर हैज़ टू प्रोड्यूस अ फोटो आइडेंटिटी कार्ड and mention the purpose of purchase. The seller has to forward this information to the nearest police station within 3 days. ये पहली चीज़ है। Second है, seller has to submit the report of the stocks of acid to sub-divisional magistrate within 15 days. Third is, sub-divisional magistrate has the power to confiscate unreported stock of acid and can impose a fine to the extent of 50,000 rupees और इन डायरेक्शंस के वायलेशन के लिए
he may also initiate prosecution under Poisons Act 1919. Fourth point is that guidelines for research and academic and other institutional purpose के लिए उन्होंने release की कि that the usage, purpose, quantity and other credential has to be recorded in the register and shall be submitted to SDM. Fifth is that there should be an authorized person for safe handling of the asset. And sixth is that the storage of asset will be under scrutiny of a person. Entry and exit of every person shall be recorded. Seventh is that a standard operating procedure will also be placed for management and handling of asset. फिर कोर्ट ने एक मिनिमम कंपनसेशन फिक्स की 3 लाख रुपए की विच शुड बी गिवन टू द विक्टिम. फिर ये बोला हॉस्पिटल कैन नॉट रिफ्यूज़ अ ट्रीटमेंट टू द विक्टिम ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ एसिड अटैक विक्टिम्स को लेके. फिर बोला स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर फॉलोइंग द गाइडलाइंस इशूड अंडर द मैटर. फिर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट शुड बी गिवन इमीडिएटली टू द विक्टिम. फिर बोला कि नो हॉस्पिटल और क्लिनिक कैन डिनाई अ ट्रीटमेंट टू द विक्टिम एंड इफ ही डज सो दे शैल बी मेड लायबल अंडर सेक्शन 357C ऑफ द CRPC. फिर बोला द विक्टिम शैल बी गिवन अ मेडिकल सर्टिफिकेट बाय अ हॉस्पिटल where the initial treatment was provided and same can be used by the victim for further treatment. अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक इसमें एक फर्दर ऑर्डर से ये भी बोला था कि ये जो अमाउंट है ना 3 लाख का, इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विद इन फर्स्ट 15 डेज़ में मिल जाना चाहिए. फिर एक केस आया लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ही आया, वो 10 अप्रैल 2015 का है. अब देखिए इसमें एक केस जो इनिशिएट हुआ था वो 2013 में डिसाइड हुआ था और उसका रिपोर्टिंग हुई 2014 में. तो पहला जो केस है जो रिपोर्टेड हुआ लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फर्स्ट, वो 2014 में रिपोर्ट हुआ इन SSC, ये पहला वाला है. फिर एक और केस आया 2015 में, 10 अप्रैल 2015 को डिसाइड हुआ. उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ मीटिंग की गवर्नमेंट ऑफिशियल और मिनिस्टर्स के साथ और फिर ये पता किया कि वो 3 लाख का अमाउंट ज़्यादा है या नहीं है, उस पर थोड़ा डिस्कशन हो रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं वो 3 लाख का अमाउंट ज़्यादा नहीं है और मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड किया और बोला कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स को देना है व्हेन दे फाउंड दैट देयर हैज़ बीन विक्टिम ऑफ एन एसिड अटैक. 3 लाख का तो मिनिमम कंपनसेशन देना ही देना है. अब अपर लिमिट छोड़ दी है सुप्रीम कोर्ट ने, मिनिमम कंपनसेशन 3 लाख की है. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और डायरेक्शन दिया था इस सेकंड केस में लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि जहाँ पे विक्टिम एसिड अटैक का होता है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ही शुड बी गिवन अ सर्टिफिकेट दैट इंडिविजुअल इज़ अ विक्टिम ऑफ एसिड अटैक. और वो सर्टिफिकेट जो विक्टिम है अपनी फिर आगे रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए यूज़ कर सकती है या फिर किसी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकती है विच इज़ रिलेटेड टू दैट एसिड अटैक. अगर कोई भी हॉस्पिटल या क्लिनिक एसिड अटैक के विक्टिम को ट्रीट नहीं करता तो उनका प्रोसिक्यूशन होगा इन द अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ द IPC. एंड कोर्ट ने तो वैसे 357C ऑफ CRPC का रेफरेंस दिया है, प्रॉपरली प्रोसिक्यूशन IPC में होगा. अब एक मीटिंग हुई थी वो प्रीवियस 2014 में जो रिपोर्ट हुआ था लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसका एक चीज़ को ऑल्टर किया गया था 2015 वाले जजमेंट में. वो था कि एक सेपरेट क्रिमिनल इंजरी कंपनसेशन बोर्ड बना लीजिए. तो जब मीटिंग हुई थी ना जजेस और मिनिस्टर्स की, तो उसमें ये हुआ कि अलग अलग अथॉरिटीज़ क्यों बनाएं. एक ही अथॉरिटी है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, उन्हीं को ये पावर दे देते हैं कि दे शैल आल्सो डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ क्रिमिनल इंजरीज कंपनसेशन बोर्ड. कोर्ट ने फिर जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिपोर्ट गई तो कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल ही सही व्यू है, देयर नीड नॉट बी मल्टीप्लिसिटी ऑफ द अथॉरिटीज़ एंड द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी विच विल इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट जज एंड सच अदर पर्सन which the district judge feels will be of assistance, particularly DM, superintendent of police, civil surgeon, chief medical officer or the district of or his nominees. This body will function as criminal injuries compensation board for all purpose. ठीक है. अब एग्ज़ाम के पर्पज़ से लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की 2014 में सिर्फ वो पार्ट रेलेवेंट होता है जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसिड को लेके गाइडलाइंस है, लेकिन मैंने आपको सारी गाइडलाइंस बताई हैं. ठीक है, सिर्फ 2014 के जजमेंट की ही नहीं, 2015 के जजमेंट में. ज़्यादातर बुक्स में 2015 के जजमेंट की गाइडलाइंस गायब हैं. तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 2015 की गाइडलाइंस के रेफरेंस में 2014 की गाइडलाइंस पढ़ें. स्पेशली रीड द पार्ट ऑफ गाइडलाइंस फॉर सेलर एंड बायर दैट हैज़ बिन रिपोर्टेड. एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए वो ज़रूरी है, पर
प्रैक्टिस के पर्पज़ से और आपकी एकेडमिक नॉलेज के पर्पज़ से, क्योंकि देखिए अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया है 2015 की जजमेंट को लेके, अगर आगे आ जाए तो इसलिए अभी से प्रिपेयर रहिए इन सारी चीज़ों को लेके कि क्रिमिनल इंजरीज कंपनसेशन बोर्ड का क्या हुआ और बाकी चीज़ों का क्या हुआ, बाकी प्रोसिक्यूशन, प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, कंपनसेशन, वो सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो जो गाइडलाइंस मैंने रिप्रोड्यूस की हैं लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 वाली, वो सारी की सारी अभी भी फोर्स में है। मैंने वो वाली ओमिट कर दी हैं जो 2014 वाली जजमेंट में था, जो 2015 की जजमेंट के कंटेक्स्ट में पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी ओवरराइड हो गई सुप्रीम कोर्ट के फर्दर ऑर्डर से। तो फिर जो गाइडलाइंस 2014 की जजमेंट की अभी भी फोर्स में है वो मैंने रिप्रोड्यूस कर दी है, और जो 2015 की जो अब फोर्स में है वो भी मैंने रिप्रोड्यूस कर दी है। बस ध्यान रखिएगा 2014 के वही गाइडलाइंस मैंने ओमिट की हैं जो अब फोर्स में नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक दैट वुड बी इट फॉर टुडे। कल हम लोग सिर्फ बेयर एक्ट की रीडिंग और कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही बतानी होंगी, और कल आई थिंक हम लोग का क्रिमिनल फोर्स तक ख़त्म हो जाना चाहिए। कल हम लोग क्रिमिनल फोर्स तक ख़त्म कर लेंगे, फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन स्टार्ट करेंगे। नहीं, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन नहीं, हम लोग सिर्फ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन का वो वाला पार्ट तक डील करेंगे जहाँ पे स्टॉकिंग तक है, और उसके बाद किडनैपिंग और अबडक्शन के बाद वी विल स्टार्ट विद सेक्शन 375 एंड 376, ठीक है। तो उसके कंटेक्स्ट में मैं ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन बोलता रहता हूँ। सो दैट वुड बी इट फॉर टुडे। नाउ आई विल मीट यू टुमारो।